वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं है, पर फिर भी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमारी टीम हार गई, आप सबको पता है। कोई बात नहीं, खेल है, हार जीत होती रहती है। कल जो सबसे ज्यादा खराब चीज हुई वो ये नहीं था कि हमारी टीम हार गई, वो ये था कि इस तरीके की चीजें ट्विटर पे वायरल होने लग गई। कोई लिख रहा है हैशटैग पनौती पीएम, कोई शुभमन गिल को ट्रोल कर रहा है, कोई टीम इंडिया को ट्रोल कर रहा है। ये सारी चीजें क्या चल रही हैं यार? गेम है, खेल है, हार जीत होती रहेगी। कभी हम हारेंगे, कभी जीतेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं ना कि आप किसी की आलोचना करिए और किसी भी टीम प्लेयर को आप कुछ भी उल्टा सीधा कहिए। सिर्फ शुभमन गिल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, या फिर पूरी टीम इंडिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उनकी क्या गलती? उन्होंने कोशिश तो की ना। कोई भी टीम कभी भी जानबूझ के तो हारती नहीं है। शुभमन गिल का अगर रन नहीं बना, या श्रेयस अय्यर का रन नहीं बना, या हमारे भारतीय गेंदबाजों ने विकेट नहीं ले पाई, तो उन्होंने जानबूझ के तो ऐसा काम किया नहीं है। एक तो हमारी टीम हार गई है, वो पहले से सैड है, सदमे में है, और आप लोग इस तरीके की चीजें वायरल करेंगे तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम तो घर पे बैठ के वेट कर रहे थे ना कि 4 साल बाद हमारा वर्ल्ड कप आएगा। एक्चुअल में 4 साल बाद नहीं था, 2011 के बाद से अब था। तो हमारा वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, हम तो घर पे बैठ के वेट कर रहे थे। पर इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कभी आपने सोचा है? एक एक प्लेयर 4 साल से वेट कर रहा है, 10 साल से वेट कर रहा है कि यार एक बार हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे। किसी के बचपन का सपना है, कोई दिन रात मेहनत कर रहा है कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। तो हम तो घर पे बस बैठ के वेट कर रहे हैं, पर इन लोगों ने एक्चुअल में मेहनत की है, हमारे इंडियन प्लेयर ने एक्चुअल में मेहनत की है। अगर नहीं कामयाबी मिले तो क्या हो गया? हमारे लाइफ में भी तो ऐसा कई बार होता है। हम कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। तो क्या उसके लिए आलोचना करना शुरू कर दी जाए, या फिर हम ये देखें कि कहाँ पे कमी रहेगी और उसमें सुधार करें? और जो सबसे ज्यादा खराब चीज लगी ना, सबसे ज्यादा, अगर कोई हमारी टीम जीतती है तब भी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दिया जाता है, हारती है तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दिया जाता है। ये क्या बात है यार? तो फिर हमारे प्लेयर को हटा दो, राजनेताओं को ही खिलवा लो। मोदी जी को खिलवा दो, राहुल गांधी को खिलवा दो, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी, इन सबको कह दो कि खेलने भाई यही लोग। अगर इन्हीं को क्रेडिट देना है हार जीत का, तो फिर यही लोग खेल लेना। फिर हमारी टीम की क्या जरूरत है? ये बहुत गलत चीज है। देखिए, एक पक्ष क्या करता है कि अगर हार गई तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है कि इनकी वजह से आ रही है। सॉरी। और दूसरा पक्ष क्या करता है कि अगर जीत जाती है तो फिर ये कहते हैं कि मोदी जी ने वर्ल्ड कप जितवाया। ये क्या बात है यार? प्लेयर खेल रहे हैं कि फिर हमारे राजनेता खेल रहे हैं? इनका काम है पॉलिटिक्स में रहना, इनका काम है देश को संभालना। और भाई ये लोग जो है, हमारे प्लेयर्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे खेल के प्रतिनिधि हैं, ये वहां पे रहें। खेल और राजनीति को मिक्स मत करिए, कतई नहीं। अगर खेल में राजनीति घुस गई ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये समझ लीजिए। फिर खेल भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं रहेगा। अभी तक खेल को हम बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं। खेल में राजनीति का मिश्रण मत करिए, कतई नहीं। और हमारा देश, हमारी टीम हारी है, हमें उसके साथ खड़े होना है, ना कि उसको ट्रोल करना है। ये बहुत गलत बात है। हार जीत तो यार लगा रहता है ना, किस्मत की बात है। अभी तक सारे मैच हमने जीते थे, एक हार गए, और वो फाइनल हारे तो क्या हो गया? मैं खुद जानता था कि हम जीत जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा था कि जीत जाएंगे। नहीं जीते तो इसका क्या मतलब? अब टीम इंडिया की आलोचना करना शुरू कर दूं? भाई, आप यहाँ 4 साल से बैठ के वेट कर रहे हो, सिर्फ आप घर पे हो, आप वेट कर रहे हो। उन लोगों ने ग्राउंड पे जाकर के मेहनत की है, एक एक व्यक्ति ने कितनी मेहनत की आप सोच भी नहीं सकते हो। पर उनकी आलोचना करना शुरू घर पे बैठ के, वो बहुत आसान काम है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड है, और आप जाके ट्विटर पे पोस्ट कर दो कुछ भी, बस हो गया। ये यार बहुत गलत चीज है। अगर टीम हारे तो उसके साथ खड़े होइए, उनको सपोर्ट करिए। ये थोड़ी ना कि आप उसकी आलोचना करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी यही टीम जीत जाती तो सब लोग इनको सर पे बिठा लेते, कितने सारे पटाखे फूटते। तो इन्होंने कोशिश की ना, अगर नहीं था लक, कल क्या हो गया? नहीं चल पाए कल, बात ही खत्म। पर आप लोग इस तरह से इनकी आलोचना मत करिए, हमारी टीम की, हमारे प्लेयर की आलोचना मत करिए। और यहाँ पे कभी भी अगर कोई टीम जीतती है तो यहाँ पे मोदी जी थोड़ी ना जितवा रहे हैं यार, या कोई भी राजनेता थोड़ी ना जितवा रहा है। और अगर हारती तो उनकी कोई गलती नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या कि कल मोदी जी मैच देख रहे थे। अब सिर्फ मोदी जी तो देख नहीं रहे थे, शाहरुख खान भी थे वहां पे, आयुष्मान खुराना भी थे, रणवीर सिंह भी थे, मैंने भी देखा था वो। तो ये क्या बात है यार कि इनकी वजह से हार गए? अब ये जीत जाते तो एक पक्ष कहता कि मोदी जी ने जितवा दिया है। ये सारी चीजें बहुत गलत है भैया। अगर आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इतने मैच्योर हो कि आप खेल में राजनीति को मिक्स नहीं करोगे। चाहे हारें चाहे जीते, वहां पे किसी थर्ड पर्सन को आप ये नहीं कहोगे कि इनकी वजह से हार रहे हैं या इनकी वजह से जीत रहे हैं। और देखिए, हमारी लाइफ में भी ऐसे कई बार मौके आते हैं ना कि हम गिर जाते हैं, हार जाते हैं, या जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम दिया, फिर निकल गया, मीन्स नहीं निकला। इसका ये मतलब नहीं ना यार कि हम घर में जाके चुप के बैठ जाएं, या फिर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, चलिए ठीक, हमने कोशिश की थी, कुछ कमी रहेगी हम उसको सुधारेंगे, दूर करेंगे। तो वही चीज टीम इंडिया के साथ भी तो हो रही है। आप इनको ट्रोल क्यों कर रहे हैं? आप ट्विटर अगर आप में से कोई यूज करता होगा तो जाके देखिए कि कैसे कैसे मीम्स वायरल हो रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए, हमारे देश के लोग जो है ना, वो यार इतना भी सब्र नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी टीम के साथ खड़े हुए। ऐसा मौका है जहाँ पे हमें अपनी टीम का सपोर्ट करना, उनके साथ खड़ा होना है, ना कि उनकी आलोचना करनी है। अब देखिए कैसे कैसे टैग दिया जा रहा है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी को। देखिए, आप मोदी जी से सहमत हो या असहमत हो, वो एक अलग बात है, वो आपका पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है। चाहे आप सहमत हो रही है चाहे असहमत हो रही है, पर जब तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट पे हैं, तब तक आप इनको अच्छी नजर से देखिए, आप इनकी रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, वो एक पोस्ट है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। आज मोदी जी हैं तो हम इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कल का राहुल गांधी बैठ जाएगा तो हम उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे।
कल का अगर अरविंद केजरीवाल जी बैठते हैं तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब ये एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इतने मैच्योर हैं कि ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग को बुरा लग रहा होगा, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ, उनकी साइड ले रहा हूँ। साइड की बात नहीं है, ठीक है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। मैं कह रहा हूँ कि कल के अगर राहुल गांधी जी उस पोस्ट पे बैठते हैं तो राहुल गांधी की पक्ष लिया जाएगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है यार। वहां पर राहुल गांधी और मोदी जी और इस तरीके से ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो एक पोस्ट है और उस पोस्ट की हमें इज्जत करनी है, क्योंकि वो हमारे देश की पोस्ट है। बाकी आप सब इतने समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ऐसा नहीं कदम उठाया है कि यहाँ पे इस तरीके की चीजें वायरल करे या फिर इनको ट्रेंड करवाए। और इन सारी चीजों में बिलीव भी नहीं करते होंगे कि पनौती पीएम है या फिर इनकी वजह से आ रहे, उनकी वजह से जीते। इन सारी चीजों में मत फंसी, ये सब राजनीति है, सब राजनीति पीछे चल रही है, पॉलिटिक्स है, इसमें आपको इसमें नहीं घुसना है। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, GS1 का क्वेश्चन है। बात करिए, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बताना है। ये नहीं कि हाँ आप यूपीएससी कह रहे कि हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ खोता जा रहा है तो लिख देंगे सिर्फ खोता जा रहा है। आपको दोनों पक्ष को कवर करना है, हाँ भी और नहीं भी, पक्ष विपक्ष। कि खोता जा रहा है तो फिर क्यों खोता जा रहा है, इसके पक्ष में कुछ तर्क। और जो बचा खुचा है, मतलब अभी तक हमारे जो विवाह है वो संस्कार के रूप में बचा है, तो उसके लिए भी तर्क आपको देने हैं। तो इस तरीके से दोनों को बैलेंस करके लिखना है। अगर आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करें तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि कल 19 नवंबर था और कल संडे था, तो हमने MCQ वाली वीडियो डिस्कस की थी, इस नाते उसका इंपॉर्टेंट डे आज डिस्कस कर रहे हैं। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई, सुरक्षित स्वच्छता के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सलरेटिंग चेंज फॉर सेफ सैनिटेशन। अच्छा, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को ये देखिए आप कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल मेंस डे। भाई हम लोग यही करते हैं क्या? मतलब यार हम लोग का दिन भी रखा है तो ऐसे दिन जिस दिन शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलो कोई नहीं, इसकी थीम है जीरो मेल सुसाइड। और आज 20 नवंबर है, आज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का इंपॉर्टेंट डे देखें हम, सार्वभौमिक बाल दिवस। अब इसी को कुछ लोग वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कहते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे कहते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे भी इसी को कहा जाता है। वो कहने के ऊपर है। ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई, बच्चों को सशक्त बनाए, एम्पावर चिल्ड्रन। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने ये सेंटेंस कभी सुना है कि मैं हराम का पैसा नहीं खाऊंगा या हराम की चीज नहीं लूंगा? देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हलाल, और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हराम। खास करके ये इस्लाम में चलता है, मतलब एक समुदाय विशेष में चलता है खास करके। ये हराम हलाल चर्चा में क्यों आ गया, हम उसके बारे में बात क्यों करने वाले हैं। तो अभी जो यूपी है, यहाँ पे लखनऊ जो इसकी राजधानी यूपी की, यहाँ पे हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी कि जो हलाल नाम से कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं और वो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब वो हलाल है कि नहीं हमें तो पता नहीं है, पर कंपनियों ने टैग लगा रखा है, जैसे आप यहाँ पे देखिए हलाल, तो यहाँ पे टैग लगा रखा है। अब वो सच में उस प्रोसेस को फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता है, और इस तरीके से वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खास करके जो मुस्लिम समुदाय है उनके साथ। उसी को लेकर के एक FIR दायर की गई थी, और उसी नाते जो यूपी गवर्नमेंट है उसने इसको बैन करने की बात की है, तो इसी नाते चर्चा में आ गया। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी वही सारी चीजें लिखी। देखिए हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है, दो चीजें हैं, हलाल और ये रहा हराम। हराम तो आप सब जानते होंगे, कोई भी ऐसी चीज अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए ना, तो यहाँ पे जो यूज किया जा रहा था ये मीट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो कोई भी ऐसी चीज जो उचित है, जो उचित है, नैतिक है, उसी को हलाल कहा जाता है। जो अनुचित है, अनैतिक है, इसी को हराम कहा जाता है। बस मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपसे कोई आसान भाषा में पूछता है एक शब्द में तो ये चीज है। जो अनुचित या अनैतिक है उसी को हराम कहा जाता है, जो उचित या नैतिक है इसी को हलाल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चोरी करना ये ठीक बात नहीं है, तो इसको आप हलाल नहीं कह सकते। हलाल क्या है, जो अच्छे प्रोसेस से आता हो और अच्छे काम के लिए आता हो। ऐसा नहीं कि चोरी करके आप किसी और को दे रहे हैं तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाए, क्योंकि आप चोरी तो कर रहे हैं ना, चोरी करना गलत बात है। ये नहीं कि चोरी करके आप अमीरों से चोरी करके गरीबों को दे रहे हैं तो आपको अच्छा माना जाएगा। हो सकता है कि समाज आपको अच्छा मान, लेकिन ये हलाल के प्रोसेस में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो सामान्यतः हराम हलाल की बात की जाती है, सामान्यतः वो मीट के संबंध में की जाती है, जिसको आप मांस कहते हैं उसके संबंध में की जाती है। होता क्या है, देखिए जो मुस्लिम समुदाय है या फिर इस्लाम से जुड़े लोग हैं, जब ये लोग, जैसे आप देखेंगे कि बकरा ईद होती है या फिर कुछ चिकन वगैरह खाते हैं, तो जनरली एक ये परसेप्शन है या फिर आप कह लीजिए कि ये प्रोसेस है, इनका रिचुअल्स है। देखिए भैया, अगर किसी को बुरा लगे, किसी की भावनाएं आहत हो तो उसके लिए माफ करिएगा। किसी की भावनाएं आहत करने का मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं किसी की भावनाएं आहत करूं। बस यहाँ पे समझाने के प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल दूं कि आपकी भावनाएं आहत हो जाए, तो उसके लिए माफ करिएगा। देखिए होता क्या है कि कुछ कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे आप कह लीजिए कि खुदा के बारे में कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, उसके बाद इनको गर्दन काटी जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा हिंदू समाज है, यहाँ पे जब होली में या फिर अन्य टाइम पे जब हम बलि देते हैं तो क्या करते हैं, ये पशु रहता है और एक झटके में मारते हैं और इनकी गर्दन अलग हो जाती है।
जबकि जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ पे आप देखेंगे जनरली एक झटके में गर्दन अलग नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए गर्दन है, मुझे चित्र बनाने नहीं आता, अगर मुझे फिगर बनाना आता तो आज कहीं मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता। फिगर ना बना पाने की वजह से ही मैंने डॉक्टरी नहीं चुनी थी। तो मान लीजिए कि ये गर्दन है, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, तो ये गर्दन को काटते हैं, और ये एक नस रहती है जो गर्दन से मस्तिष्क तक जुड़ी रहती है। इसी नस को काटते हैं और धीरे धीरे प्रोसेस में काटते हैं, इसी को यहाँ पे हलाल का प्रोसेस माना जाता है। और उस वक्त कुछ दुआ भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, इसी को कहा जाता है हलाल प्रोसेस। यानी कि उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आराम से उस गर्दन को काटना, उस नस को काटना जो कि दिमाग से जुड़ी हुई है। जबकि आप देखें जनरली हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, तो एक झटके में मारते हैं और गर्दन कट के अलग हो जाती है। तो मुस्लिम समाज जनरली इसको हलाल नहीं मानता है। अब यहाँ पे मीट के ऊपर या फिर और अन्य प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी कंपनी हलाल का टैग लगा रही थी कि हलाल है, ये हलाल मीट है। हलाल मीट क्या होता है, हराम मीट मुसलमानों को खाना जनरली मना किया जाता है। हराम चीज़ें खाने से मना किया जाता है इस्लाम में, और हलाल चीज़ें खाना अलाउ है। और कई बार यहाँ पे इसको इससे जोड़ दिया जाता है, जो सुअर का गोश्त है, सिर्फ सुअर का गोश्त ही हराम नहीं है, सुअर का मांस ही हराम नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जब आपने मंत्र को उच्चारण नहीं किया या फिर एक झटके में गर्दन अलग कर दी, ऐसे उत्पन्न कोई भी जैसे मांस हो गया या कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको खाना हराम माना जाता है। बाकी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि चर्चा में क्यों है, तो हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हो गई थी और इसी को लेकर के यूपी गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। अब हलाल का मतलब क्या है, तो इसका अनुवाद होता है अनुमेय, और ये कौन सा शब्द है, तो ये एक अरबी का शब्द है। कुरान में हलाल शब्द की तुलना हराम शब्द से की गई है। वही चीज़ मैंने आपको बता दी, हराम क्या है, हराम का मतलब निषिद्ध, जो अनैतिक हो, जो निषिद्ध हो। और इसका उपयोग वैध और अनुमत और गैर कानूनी और निषिद्ध की श्रेणियों में को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। इस्लाम आहार संबंधी कानून से जुड़ा है। क्या ये शब्द जो है ना, ये इस्लामी आहार संबंधी कानूनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ है। ये लेकिन एक संकुचित अर्थ है। जब खाने पीने की हम बात कर रहे हैं तो ये संकुचित अर्थ है, और अगर इसका व्यापक अर्थ में हम देखते हैं तो हर चीज से जुड़ा हुआ है। खाने पीने, रहने सहने, सोने जागने, पैसा कमाने, यानी कि आप क्या प्रोफेशन करते हैं उससे भी हराम हलाल जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप शराब बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो इस्लाम में इसको हराम माना जाता है। आप शराब से पैसा नहीं कमा सकते, शराब के करीब भी नहीं जा सकते, ऐसा माना जाता है इस्लाम में। अगर शराब को आप हाथ लगाते हैं तो हराम काम कर रहे हैं और आपको पाप मिलने वाला है, इस तरीके से। और जो संकुचित अर्थ है इसका, वो सिर्फ खाने पीने की चीजों तक रह गया है, जिसका तात्पर्य उस भोजन से जो इस्लामी विश्वास के अनुपालन में खरीदा, संसाधित और व्यापार किया जाता है। देखिए, ये रूढ़िवादी यहूदियों द्वारा पालन किए जाने वाले कशरुत्तु आहार नियमों के समान है, जो केवल कोशेर भोजन का सेवन करते, यानी यहूदी कानून में इसकी अनुमति दी गई है। भोजन की दो वस्तुएं जिन्हें आमतौर पर हराम और या फिर गैर हलाल माना जाता है, कौन कौन से, तो सुअर का मांस है और नशीला पदार्थ। ये सिर्फ संकुचित अर्थ में है कि सुअर का मांस नहीं खाना, ये हराम है, और जो नशीले पदार्थ है उनसे दूर रहना, नशीला पदार्थ का सेवन करना भी इस्लाम में हराम माना जाता है। तो ये संकुचित अर्थ है, लेकिन जब व्यापक अर्थ आप देखेंगे तो हर चीज से जुड़ जाता है। यहाँ तक कि मांस, जो सुअर का मांस नहीं है, उसे हलाल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो हलाल तब होगा, कब होगा, जब ये अर्हता प्राप्त करेगा, योग्य होगा। कौन कौन सी चीजें फॉलो करेगा तब, अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने स्रोत, जिस तरह से जानवर को मारा गया था और इसे कैसे संसाधित किया गया था, इससे संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यानी कि वो जानवर क्या है, उसको किस तरीके से काटा गया है, जबा किया गया है, मारा गया, बलि चढ़ाई गई, जो भी आप कह लीजिए शब्द, उसके अलावा उसको कैसे फिर प्रोसेस किया गया, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दी जाती है, तब उसको हलाल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम बात करें कि मांस हलाल कब होता है, आप सोच रहे हैं सर सुबह सुबह क्या पढ़ा रहे हो। देखो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, अगर टॉपिक आया तो मुझे पढ़ाना ही है, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तब भी आप कहोगे कि सर ये टॉपिक लगातार चर्चा में बना, आपने इसके बारे में बात ही नहीं की। भारतीय संदर्भ में हलाल का उपयोग ज्यादातर मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वध तकनीक को संदर्भित करने के लिए होता है। वध वही होता है ना, बलि। अब देखिए यहाँ पे वही प्रोसेस समझाएगा जो मैं आपको बोल रहा था कब से, कि एक झटके में अलग कर दिया जाता है और फिर वो जो मुसलमान है उनमें इस्लाम में धीरे धीरे करके एक नस काटी जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ये बताया कि जो वध है इसके समय जानवर जो है वो जीवित और स्वस्थ होना चाहिए, जानवर मरा हुआ नहीं होना चाहिए, जानवर अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बीमार जानवर को आप काटते हैं या उसका वध करते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं, तो इस्लाम में जनरली इसको नहीं माना जाता है, ये सही नहीं माना जाता है, उसको फिर अच्छा नहीं माना जाता है। और शव से सारा खून निकल जाना चाहिए। जैसे एक बार जब इनकी गर्दन काट दी गई तो सारा खून निकलने के बाद ही फिर उसको अलग अलग पीसेस में बांटा जाना चाहिए। आप सोच रहे हैं कितना बेरहमी की जा रही है ना। कोई बात नहीं, अब ये मेरा काम है पढ़ाना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, वही बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना का पाठ किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो शाहदा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इस्लाम में वही बताया कि कई हिंदू और सिखों द्वारा पसंद की जाने वाली झटका विधि, झटका विधि क्या है कि एक झटके में मारते हैं और गर्दन अलग हो जाती है, उसी के विपरीत है। बाकी इसी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। मुसलमानों के स्वामित्व वाली अधिकांश मांस की दुकानें अपने उत्पादों को हलाल घोषित करती हैं, जबकि हिंदू या सिखों के स्वामित्व वाली दुकानें खुद को झटका प्रतिष्ठान घोषित करती हैं। और ऐसा क्यों है, आप सभी को पता है। कोई भी दुकान हुआ, कोई भी व्यापारी हुआ, उसको धर्म से उतना मतलब ही नहीं है ही नहीं। वो क्या करता है, बस कस्टमर को रिझाने के लिए, कस्टमर के ऊपर पकड़ बनाने के लिए ऐसी चीजें लिख देता है।
यहाँ पे सवाल है कि क्या गैर मांस उत्पाद भी हलाल हो सकते हैं? तो ऊपर उल्लिखित लोकप्रिय उपयोग के बावजूद इस्लामिक कानून में हलाल का सीधा सा मतलब अनुमत है। इसका मांस से कोई लेना देना नहीं है। वही चीज जो मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि संकुचित अर्थ में इसको मांस से जोड़ दिया गया या फिर खाने से जोड़ दिया गया, आहार से जोड़ दिया गया, जबकि व्यापक अर्थ में आप देखेंगे तो इसका मांस से या खाने से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजों से जुड़ता है, जैसे आपका प्रोफेशन क्या है उसमें भी हराम हलाल देखा जाता है। इसलिए शाकाहारी भोजन को आमतौर पर स्वीकार्य या फिर हलाल माना जाएगा जब तक कि उसमें अल्कोहल ना हो। तो यहाँ पे मछली और शंख भी ऐसा ही होगा, यानी कि मछली को भी हलाल माना जाएगा अगर सीधा सा मतलब ये समझिए ना कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें नशा ना पाया जाता हो, और कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामिक कानून के अनुसार अनुचित ना हो, अवैध ना हो, अनैतिक ना हो, उसी को हलाल कहा जाएगा। बस कहा जा रहा है कि जो इसका अर्थ है हराम और हलाल का, ये भोजन से परे भी जा सकता है और तकनीकी रूप से किसी भी उपभोग्य वस्तु को हलाल या हराम माना जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस्लामिक कानून के अनुसार उत्पादित की गई है या फिर नहीं। उदाहरण के लिए दवाओं के बारे में आप बात की गई है, अब दवाएं भी हराम हलाल हो सकती हैं। कैसे? जैसे इस्लाम में सुअर का गोश्त जो होता है, पिग जो होता है, उसका गोश्त खाना और उसकी चर्बी का यूज करना यहाँ पे गलत माना जाता है। जैसे आप देखेंगे जब 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पे दो चीजें फैली थी। एक तो ये फैला था कि गाय की चर्बी का यूज किया जा रहा है, दूसरा ये भी अफवाह फैली थी कि जो सुअर है उसकी चर्बी का यूज किया जा रहा है। क्यों? ताकि दोनों समुदाय के लोग भड़कें। यहाँ पे सुअर के नाते मुस्लिम भड़क जाएंगे और गाय की चर्बी का यूज किया जा रहा है इसके नाते हिंदू भड़क जाएंगे। तो ये 1857 की क्रांति में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। तो एक चीज़ यहाँ पे बताई कि जैसे जब दवाएं बनाई जाती हैं तो उसमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं। कई बार जानवरों के उप उत्पाद भी यूज किए जाते हैं, कई बार जो उनका अपशिष्ट होता है वो भी यूज किया जाता है, कई बार उनकी चर्बी यूज की जाती है। तो अगर शुगर की चर्बी यूज की गई है किसी दवा को बनाने के लिए, गिलेटिन को बनाने के लिए, जिलेटिन को बनाने के लिए, और अगर किसी मुस्लिम को ये पता है कि यहाँ पे सुअर की चर्बी यूज की गई है तो शायद ही वो कभी उस दवा को खाएगा। इसी तरीके से हिंदू समाज में भी है कि अगर उनको ये पता है कि गाय की चर्बी यूज की गई है तो शायद ही कोई ऐसा हिंदू समाज से होगा जो उसको टच करना चाहेगा, जो उसको खाना चाहेगा। सिंपल सी बात है, वही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये बताया यार कि जो कंपनियां अपने आप पे हलाल का टैग लगा के बेच रही हैं, उनको टैग दे कौन रहा है? कौन प्रूफ कर रहा है कि आप हलाल प्रोडक्ट बेच रहे हो फिर हराम प्रोडक्ट बेच रहे हो? तो हलाल प्रमाण पत्र उपभोक्ता को बस ये बताता है कि कोई उत्पाद हलाल माने जाने की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। जैसे कि वहाँ पाठ पढ़ना हो गया था शहादा के नाम से जिसको जानते हैं, वो चीज मंत्र पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, और इस तरीके से गर्दन एक झटके में ना काट करके धीरे धीरे काटी गई कि नहीं काटी गई है, उसका सारा खून निकल गया था कि नहीं, जानवर स्वस्थ था कि नहीं, बीमार जानवर को तो नहीं काट के उनका मांस बेचा जा रहा है। वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। वे मांस की उपस्थिति का संकेत नहीं देते या स्वयं में उनका मांस से कोई लेना देना नहीं है। भारत में हलाल उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए कोई आधिकारिक नियम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे होता है क्या ना कि जनरली जो निजी संस्थान है, जो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वही लोग हलाल का सर्टिफिकेट दे देती हैं। बल्कि विभिन्न हलाल एजेंसियां जैसे जो कंपनियों उत्पादों या खाद्य प्रतिष्ठानों को हलाल प्रमाण प्रदान करती हैं, उनकी वैधता मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच उनके नाम पहचान के साथ साथ इस्लामी देशों में नियामकों से मान्यता में निहित है। उदाहरण के लिए प्रमाणन कंपनी हलाल इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया कि उस प्रमाणन प्रयोगशाला परीक्षण और कई प्रक्रिया ऑडिट की कठोर प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। हलाल इंडिया वेबसाइट है इनकी, भाई साहब ये देखिएगा। हलाल इंडिया क्या है? तो एक कंपनी है या फिर एक कह सकते हैं फर्म है जिसने क्या किया अपने वेबसाइट पे ये कहा कि पूरे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है और ये हलाल का ठप्पा देता है, हलाल का सर्टिफिकेट देता है, हलाल का टैग देता है। हलाल इंडिया का प्रमाणन कतर के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मलेशिया के इस्लामी विकास विभाग सहित अन्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब ये जो हलाल इंडिया कंपनी है इसको किसने किसने मान्यता दे रखी है? तो कतर ने मान्यता दे रखी है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने मान्यता दे रखी है, और इसी तरीके से आप देखेंगे मलेशिया ने भी इसको मान्यता दे रखी है। अब जब तीन देशों ने इसको मान्यता दे रखी है तो जनरली यही होता है ना कि कोई भी होगा भाई, तीन देश उसको मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ये हलाल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो एक समुदाय का विश्वास इनके ऊपर बढ़ जाएगा कि हाँ ये बेचते होंगे तभी तीन देशों ने मान्यता दे रखी है। और अगर कहीं अन्य से हम खरीदते हैं तो वो हराम प्रोडक्ट होगा, तो एक मन में ये चलता है। और देखिए हमारे देश ऐसा ही है, आप कितना भी कोशिश कर लो ना कि हमारे हीमोग्लोबिन में धर्म जाति पात ये सब घुस चुका है, वो निकलता नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिल ही जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं इस्लामिक देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जनरली होता क्या है कि जो भी मुस्लिम है वो हराम चीजें खाने से बचते हैं, जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो हराम चीजें खाने से बचते हैं और यहाँ पे हलाल चीजों को खोजते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी पे आप देखिए यहाँ पे दो शॉप है, कोई ए नाम की शॉप है और ये बी नाम की शॉप है। अब ए नाम की शॉप पे हलाल का सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और यहाँ पे बी नाम पे ऐसा कोई भी नहीं रखा गया है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं जो हलाल सर्टिफाइड हो। तो जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति होगा सिंपली वो यहीं पे जाएगा, ए नाम की दुकान पे जाएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जाए। अब हम तो देखने जा नहीं रहे हैं कि भैया आप सच में हलाल प्रोडक्ट जो कह रहे हैं वो हलाल है कि नहीं, आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है नहीं किया, हमें तो पता नहीं है। और रही बात इन देशों की, तो आप पैसा खिला के भी वो सारे काम कर सकते हो, हमें तो एक्चुअल में पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप हमारे सामने वो प्रोसेस तो लेके आ नहीं रहे हो, हमारे सामने तो उसको करके दे नहीं रहे हो कि हम जानेंगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो एक समुदाय है उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
इसी को लेकर के एफआईआर दायर की गई थी। तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने आप ही ऐसे प्रोडक्ट को बंद कर देंगे। आप सर्टिफाइड प्रोडक्ट मत लगाइए कि हलाल प्रोडक्ट है या हराम प्रोडक्ट है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हलाल का ठप्पा नहीं लगाना है। उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ आया होगा कि हराम और हलाल क्या है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग 2-3 महीने से मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको मैं कई बार ये चीज़ बोलता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। एक बार उनका A4 साइज पे नोट बना लीजिए और बार बार उसको पढ़िए मत, वहीं से आपका काम हो जाएगा। पर आप मानने वाले तो हैं नहीं, इसलिए मुझे बार बार वही चीज़ पढ़ानी पड़ती है। अब मैं आपको 10 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, जो गवर्नर होते हैं यानी कि हमारे राज्यपाल, इनको लेकर के ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। और इस चर्चा में क्यों रहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तो ये केंद्र के एजेंट होते हैं, दूसरा ये जो राज्य होता है उसके प्रमुख होते हैं। तो इस तरीके से ये फंस जाते हैं और कई बार ये देखने को मिलता है कि राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। इस नाते एक केंद्र और राज्यों के बीच में बवाल की वजह बन जाते हैं। और जनरली मैंने आपको ये भी बताया कि जनरली ये होता है, जहाँ पर भी केंद्र सरकार की सत्ता में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है और राज्य सरकार की सत्ता में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, यानी दोनों को राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं। तो ऐसे राज्य को अक्सर आपको देखने को मिले कि वहाँ पे विवाद चलते हुए नजर आ जाएंगे। चाहे वो तमिलनाडु हो गया, चाहे वो केरला हो गया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो गया, चाहे वो तेलंगाना हो गया, आप कहीं पे भी देखिए। तो ये फिर से चर्चा में क्यों आ गया? अगर आप लोग क्या अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बताया था न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं वो बिल के ऊपर बैठ जा रहे हैं, विधेयक के ऊपर बैठ जा रहे हैं, और इस तरीके से गवर्नर का बिल को रोक के रखना ये बहुत गलत बात है, ये सही नहीं है, ये कॉन्सर्न का मुद्दा है, चिंता का विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और तब भी मैंने आपको ये बताया था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है रवि साहब, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं और बहुत सारे बिल इन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो चलिए इस आर्टिकल में हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तमिलनाडु और ये तेलंगाना, केरला, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और इनसे ये कहा कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं ये लोग बहुत बिल रोक के रखे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बिल रोक के रखे हुए हैं। इस तरीके से लोग जो विधानसभा है उसको काम करने से प्रतिबंधित कर रहे हैं। विधानसभा ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नर उसको एक्सेंट ही नहीं दे रहे हैं, उसको परमिशन ही नहीं दे रहे बिल को। या तो आप परमिशन दीजिए, या तो आप उसको रोक के रखिए अनिश्चित काल के लिए, वो चला गया ठंडे बस्ते में, या फिर आप उसको वापस तो भेजिए। ये क्या बात हुई कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, खामोश हो गए हैं, ना तो आप वापस भेज रहे हैं, ना तो आप उस पर परमिशन दे रहे हैं, ना तो राष्ट्रपति को भेज रहे हैं कि हमने उसके लिए आरक्षित रखा था तो उसको भेज दीजिए। तो चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे गवर्नर जो है जब इनके पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो इनके पास टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि ये इस विधेयक पर अपनी अनुमति दे दें, अगर ये अनुमति दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ये विधेयक को रोक कर रख लें अनिश्चित काल के लिए। अब ये जब विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो कानून कभी नहीं बन पाएगा। तीसरा ऑप्शन इनके पास क्या होता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दें, यानी कि फिर से विधानसभा को लौटा दें कि एक बार आप लोग इस पर फिर से विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है। और जब ये पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, यानी कि मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, या तो इस पर सहमति देंगे या फिर नहीं देंगे, 2 चीजें हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर इन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया कोई विधेयक और विधानसभा चाहे उसमें कोई परिवर्तन करे चाहे ना करे, जैसा था वैसा फिर से भेज दे, तो फिर ये गवर्नर जो होते हैं बाध्य होते हैं कि इस बिल पर आप अपनी सहमति देंगे, इस पर सिग्नेचर करेंगे। चौथा ऑप्शन इनके पास क्या होता है? तो चौथा ऑप्शन इनके पास ये होता है कि कोई भी विधेयक हो तो उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए यहाँ पे आरक्षित कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विधेयक भेजे जाते हैं सामान्यतः? तो देखिए, ऐसा कोई सा भी विधेयक अगर विधानसभा के द्वारा लाए गए जो हाई कोर्ट की शक्ति को सीमित करता हो, या फिर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो, या फिर आप देख लें जो संघवाद है उसके खिलाफ हो, हमारा जो सहकारी संघवाद है उसके खिलाफ हो, तो इस तरीके के विधेयक को रोक के रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी विधेयक भेजा गया है तो उसको तुरंत उठा के आप राष्ट्रपति की आरक्षित रख लीजिए कि हमें राष्ट्रपति के पास भेजना है, ये ठीक बात नहीं है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं ये कुछ ज्यादा ही बिल रोक के बैठे हुए हैं। वो चर्चा में क्यों है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, मैंने आपको पहले ही बताया कि चर्चा में क्यों है। अब यहाँ पे हम बात करें कि विधेयकों को सहमति देने में राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में संविधान क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 163 जो है वो आमतौर पर राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, लेकिन जो अनुच्छेद 200 है ये विशेष रूप से विधेयकों को सहमति देने के मुद्दे से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 200 जो है ये बताता है कि जो अगर कोई से भी विधेयक राज्यपाल के पास हम भेजते हैं तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो ये चारों ऑप्शन है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है कि अगर सिर्फ विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा के द्वारा पारित, और अगर विधान परिषद भी है तो दोनों के द्वारा पारित अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो घोषणा करेंगे कि इसको वो इस पे सहमति दे रहे हैं, रोक रहे हैं या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख रहे हैं। और अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया, इसमें ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके, सबसे बड़ा विवाद का कारण यही बन रहा है, यही सेंटेंस जो है ना सबसे ज्यादा विवाद का कारण यही बन रहा है, जितना जल्दी हो सके धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों को इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि सदन इस पर आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से पुनर्विचार करे। हालांकि एक बार जब विधानसभा विधेयक पर पुनर्विचार करती है और इसे एक बार फिर राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर सहमति नहीं रोकेंगे। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर विधानसभा फिर से इनके पास वो विधेयक भेज देती है, चाहे उसमें संशोधन करे चाहे ना, तो राज्यपाल मजबूर होते हैं, उनको सहमति देना आवश्यक है। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना जितना जल्दी हो सके,
तो यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कोई समय सीमा है, यानी 1 महीने, 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, इस तरीके की कोई समय सीमा नहीं रखी गई कि राज्यपाल को इतने दिनों के भीतर सहमति देनी है। अगर राज्यपाल इतने दिनों के भीतर सहमति नहीं देता तो विधेयक पारित माना जाएगा या फिर कोलैप्स माना जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। बस ये कहा गया कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके राज्यपाल उतना जल्दी सहमति देंगे। अब यहीं पे जाकर के सारा मुद्दा फंस जाता है। अब राज्यपाल के पास अधिकार हो गया कि चाहे वो रोके, 6 महीने रोके, साल भर रोके, 2 साल रोके, पूरा का पूरा 5 साल रोके रखे रहे विधेयक को। तो यही कहता है कि राज्यपाल मेरे पास तो शक्ति है, मैं जब तक चाहूँ, जितना जल्दी कहा गया थोड़ी ना कहा गया कि 30 दिन में देना है, 60 दिन में देना है, 90 दिन में देना है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कोई समय सीमा तय कर दीजिए, जैसे कि आपने स्पीकर के लिए तय की है कि अगर कोई दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है, उसको अगर हटाना है पोस्ट से, तो यहाँ पे जो स्पीकर निर्णय ले सकता है कि किसको हटाना है इस अधिनियम के आधार पर, किसको नहीं। तो स्पीकर के सामने समय सीमा तय कर दी जाए। ऐसे यहाँ पे भी बात चल रही है कि जो राज्यपाल हैं इनके सामने भी समय सीमा तय कर दी जाए कि इतने दिनों के भीतर आपको बिल पर अपनी सहमति देनी है या फिर असहमति व्यक्त करनी है, फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया, ये चीजें बतानी है। जबकि यहाँ पे अभी तक कोई समय सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या व्यवहार में कोई राज्यपाल वास्तव में किसी विधेयक को हमेशा के लिए दबा कर बैठ सकता है? क्या हमेशा के लिए किसी बिल को रोक के बैठ सकता है? क्या राज्यपाल को इतना अधिकार है? तो विधेयकों पर निर्णय लेने की अनिश्चित समय सीमा वास्तव में निर्वाचित सरकार को पंगु बनाने के समान है। भाई साहब देखिए, राज्यपाल जो है उसको केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया है, पर जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है और उसका मंत्रिमंडल जो है उसको जनता ने चुन के भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि जिसको जनता ने खुद चुन के भेजा है उसको शक्ति ज्यादा दी गई है। और यही वजह कि जैसे कि हम लोग और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, आईएएस बनने के बाद भी जो वहाँ का विधायक होता है उसको ज्यादा शक्ति दी गई। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमारी नियुक्ति होती है, हम पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन उसको जनता ने चुना है। तो और हमारे यहाँ पे क्या चलता है? लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र। तो इसी नाते यहाँ पे हमारे विधायक को, हमारे प्रतिनिधि को ज्यादा अधिकार दिए गए, हमारे ऊपर अधिकार दिए गए। यही वजह है। विधेयकों को मंजूरी देना उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधेयक का उपयोग मनमाने ढंग से या व्यक्तिगत प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल ठोस कारणों के साथ संवैधानिक संदर्भ में किया जा सकता है। यानी कि जो विधेयकों पर सलाह देनी है, सहमति देनी है, अब वो सहमति देनी है, फिर रोकना है, फिर आरक्षित करना है, ये जो बात है ये राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करती है, विवेक के ऊपर है कि वो सहमति देगा या रोक के रखेगा या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, फिर पुनर्विचार के लिए भेजेगा। ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राज्यपाल अपने मजे के लिए इसको रोक के बैठ जाए, अपने व्यक्तिगत कारण के लिए रोक के बैठ जाए। ऊपर से आदेश आ रहा है कि रोक के बैठ जाओ तो उस नाते रोक के बैठ जाए, ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर राज्यपाल इस विधेयक को रोक के बैठता है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि अनुच्छेद 200 में करेगा शब्द का उपयोग किया है। कहाँ पे? कि जो ये कहा गया अनुच्छेद 200 में कि जो राज्यपाल अगर कोई विधेयक इसके पास भेजा जाता है तो ये अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कर सकता है। जब सकता है तो यहाँ पे दो संभावना बनती है कि या तो करे या तो ना करे। लेकिन जब करेगा लिखा गया तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरीके से अनिवार्य रूप में बताया जा रहा है कि करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामले यानी कि नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर में 2016 का मामला था, इसके अपने ऐतिहासिक फैसले में इस पहलू पर संक्षेप में चर्चा की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसका पूरा यहाँ पे पॉइंट लिखा गया। बेशक राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें इसे एक संदेश के साथ विधानसभा को वापस करना होगा और इसमें विधेयक में संशोधन के लिए उनकी सिफारिश शामिल हो सकती है। ये नियमों के नियम 102 और नियम 103 का विषय जो इस प्रकार। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये सारी चीजें बताई थी। 102(1) जब विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक राज्यपाल द्वारा एक संदेश के साथ विधानसभा को लौटाया जाता है जिसमें अनुरोध किया जाता है कि विधानसभा विधेयक पर पुनर्विचार करे या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान या उसके संदेश में अनुशंसित किसी भी ऐसे संशोधन के लिए अध्यक्ष राज्यपाल के संदेश को विधानसभा में पढ़ेंगे यदि सत्र चल रहा है, या यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तो निर्देश दें कि इसे जानकारी के लिए प्रसारित किया जा सकता है। सदस्यों की अदालत ने यह कहा था। ये चीज यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई विधेयक भेजा जाता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल फिर से इसको भेज देते हैं कि पूरे विधेयक को आप फिर से पढ़िए कि इसमें क्या गलत है, कैसे, एक बार इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। फिर किसी एक, मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ इसके ऊपर, कोई एक प्रावधान है इसके ऊपर राज्यपाल को आपत्ति लगती है, राज्यपाल को ये लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ विधानसभा को कि आप चेक कर लीजिए कि आपको क्या लगता है, और राज्यपाल इस तरह के कदम उठाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो अध्यक्ष है इसका ये कर्तव्य होगा कि इस सदन में फिर से उस पूरे विधेयक को पढ़वाए और यहाँ पे जो प्रावधान है उसको पढ़वाए, और अगर सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो जो भी सदस्य हैं उन सबके पास ही भेजा जाए, उन सबको ये भेजा जाए, उनको बताया जाए कि देखिए ये प्रावधान है, इसके ऊपर आपत्ति जताई गई है। ये यहाँ पे कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जो राज्य सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनके अपने क्या तर्क हैं, उनकी क्या दलीलें हैं। तमिलनाडु के अलावा केरल, तेलंगाना और पंजाब ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। केरल ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि 3 विधेयक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 2 साल से अधिक समय से और 3 विधेयक 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। एक चीज आपसे आपको और जानने को मिलेगी कि केरल के राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। केरल उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका में राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद राज्य को सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। तेलंगाना ने तर्क दिया कि 10 से अधिक प्रमुख विधेयक राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के पास लंबित है और उनमें से 7 विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे और सितंबर 2022 में राज्यपाल की सहमति के लिए भेजे गए थे। सितंबर 2022 में भेजे गए थे और अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2023 चल रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया इनको विधेयक रोक के रखे हुए, ये कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तमिलनाडु, इसने तर्क दिया कि राज्यपाल ने छूट आदेशों, दिन प्रतिदिन की फाइलों, नियुक्ति आदेशों, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने, तमिल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने से विधानसभा पूरे प्रशासन को ठप कर रही है और राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया पैदा कर रहे हैं। अब भाई साहब, ये जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को रोके रखे हैं। अब बताइए, अगर कोई विधेयक या कोई भी सांसद सदस्य हो गया, कोई भी अगर वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है और उनके ऊपर इनको कार्रवाई करनी है, ऐसे विधेयक को रोक के रखा गया है राज्यपाल जी के द्वारा, तो सोचिए ये तो बहुत गलत बात है ना। वैसे भी बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऐसे लोग के ऊपर नकेल कसी जाती होगी, पर फिर भी वही चीज है कि विधेयक रोक के बैठे हुए, तो इतना इंपॉर्टेंट विधेयक रोक के रखे हैं, दिन प्रतिदिन की फाइल होती है उसका संबंधित विधेयक रोक के बैठे हैं। तो तमिलनाडु का ये कहना है कि यार हमारा काम करना मुश्किल हो गया, नाक में दम कर रखा है इसने और हमारे यहाँ पे दिन प्रतिदिन का भी काम नहीं हो पा रहा जिस तरीके से विधेयक रोक के रखा है। दोस्तों, गले में थोड़ी खराश है तो उसके लिए माफ करिएगा, कई बार आपने वो आवाज़ सुनोगी ना, तो हो सकता है कभी कभी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा होता है। तो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, पर फिर भी आप लोग का प्यार है, आप लोग का डेडिकेशन है जो यहाँ तक खींच लाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार, कोई कभी रात के 11 बजे कमेंट कर रहा है कि सर मैं अभी देख रहा हूँ या देख रही हूँ, कोई सुबह के 4 बजे कमेंट कर रहा है कि सर कल वाली वीडियो मैं नहीं देख पाया था, नहीं देख पाया था, तो मैं अभी देख रहा हूँ। भाई वो चीज़ है ना, वो हमें मोटिवेट करती है। स्टूडेंट का जो रवैया है, जो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट है हमारे साथ, उनका जो प्यार है, वही तो हमें मोटिवेट करता है। अब कोई ऐसा बंदा जो 4 बजे उठ के मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई ये हमारे लिए मोटिवेशन की बात नहीं कि अगर अगला बंदा जो तैयारी कर रहा है वो 4 बजे उठ के तैयारी कर सकता है, वीडियो देख सकता है, तो मैं फिर 4 बजे वीडियो क्यों नहीं ला सकता 4 बजे उठ के मैं वीडियो की तैयारी क्यों नहीं कर सकता? तो वो चीज़ अपने दिमाग में हिट करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जब कोई स्टूडेंट कमेंट करता है तो हमें लगता है, देखिए 2 कमेंट आए, मैं उसके बारे में कल बात करूँगा क्योंकि आज वर्ल्ड कप वाला बात ज़्यादा हो गया है और टाइम फालतू का जाएगा, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मुझे दोनों कमेंट बहुत अच्छे लगे, मैं कल आप लोग को दिखाऊंगा भी। अब कहना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कई पहलू जैसे कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में भूमिका, बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना या विश्वास मत के दौरान बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी हुई और अब इन पहलुओं पर स्थापित कानून है। सुप्रीम कोर्ट को अब एक नया पहलू तय करने के लिए बुलाया है। कौन सा पहलू? तो वही कि जितना जल्दी हो सकेगा इसकी जगह पे समय सीमा निर्धारित कर देना चाहिए। वही बताया यार कि अतीत में, पास्ट में अदालत ने अनिच्छा से, यानी कि अदालत चाहती नहीं थी पर फिर भी उसको करना पड़ गया, अनिच्छा से अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर के कार्यालय के लिए समय सीमा तय की है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। इसी नाते क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और आपको पता होगा कि राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए और इस तरीके के जो भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो इस नाते यहाँ पे जो राज्यपाल के सचिव होते हैं ना, इनको नोटिस भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसका नाम है शमशेर सिंह मामला 1974 का। इसमें क्या कहा गया था, तो और इसके साथ और भी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोककर या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्हें मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं ना वो चुने हुए नहीं है, उनको नियुक्त किया गया है, तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। जब तक कि देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए चुना हुआ और यहाँ पर राज्यपाल को ये चुनना है कि कौन सी सरकार बना ली, लेकिन किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे राज्यपाल अपने मन से किसी पार्टी को कह सकते हैं कि तुम आओ, तुमको इतना टाइम दिया जा रहा है और तुम अपना बहुमत साबित कर दो। तो ऐसे कुछ मामलों को छोड़ करके राज्यपाल को जनरली अपनी समझ से, अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया हमारे संविधान में, क्योंकि यार जनता चुन के भेज रही है आपके मुख्यमंत्री को, आपके जो सदस्य हैं उनको, तो यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं केंद्र के द्वारा। इस नाते जो राज्यपाल है उनकी सिर्फ भूमिका ये, जैसे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना कि वो बोलते रहते हैं पर काम वही करता है जो एक्चुअल में पैसे कमा रहा है, जो यंग काम वही करते हैं, बाकी बुजुर्ग लोग की बातें सुनी जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका रखी गई है, यानी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी निजी सदस्य विधेयक, निजी सदस्य विधेयक क्या होता है? देखिए, निजी सदस्य का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी में नहीं है, जो सत्ता में नहीं। निजी सदस्य का मतलब ये होता है कि जो भी मंत्री नहीं है, बस मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य अगर कोई विधेयक पारित करता है तो उसको निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। उसको ला के रखता है, संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर संसद में या फिर हमारे जो विधानसभा उसमें कोई भी सदस्य जो मंत्री की पोस्ट पर नहीं है, वो कोई भी विधेयक लेकर के आता है, चाहे वो सत्ता पार्टी का हुआ है, चाहे विपक्ष पार्टी का हुआ है, चाहे किसी अन्य पार्टी का हुआ, चाहे वो किसी भी पार्टी का ना हो, तो उसको निजी सदस्य का विधेयक माना जाता है। यानी कि सत्ता में जो लोग हैं, सत्ता के पार्टी के जो सदस्य हैं, वो भी निजी सदस्य विधेयक माना जाएगा। उनके द्वारा लाया गया विधेयक भी, अगर वो मंत्री की पोस्ट पर नहीं है तो सिर्फ मंत्री द्वारा पारित किया गया विधेयक, मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक ही जो होता है उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है।
तो ऐसे मामले पे अगर निजी सदस्य द्वारा कोई विधेयक लाया था, तो ऐसे मामले पे जो राज्यपाल है वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना इसके लिए आवश्यक है। अब मंत्रिपरिषद किसी निजी सदस्य से तो कहेगी नहीं कि तुम ये विधेयक लेकर के आओ। अगर उसको लाना ही है तो अपने खुद लेकर के आएगी ना, किसी और सदस्य से क्यों कहेगी? तो वही चीज़ है। ऐसे मामले में राज्यपाल को अनुमति रोकने की सलाह देंगे कौन? तो मंत्रिपरिषद। क्योंकि अगर किसी निजी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पारित हो जाते तो इनके लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी ना, कि यार बहुमत में हम है और हमारे मर्जी के बिना कोई और विधेयक पारित हो जा रहा है। हालांकि एक असंभावित परिदृश्य है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त मंत्रिपरिषद ऐसे विधेयकों को पारित नहीं होने देगी। दूसरे, यदि मौजूदा सरकार जिसका विधेयक विधायिका द्वारा पारित किया गया है राज्यपाल द्वारा सहमति दिए जाने से पहले गिर जाती है या इस्तीफा दे देती है, तो नई परिषद राज्यपाल को अनुमति रोकने की सलाह देती है। जैसे मान लिया कि कोई विधेयक था, इसको भेजा गया कहाँ पे? तो राज्यपाल के पास। लेकिन यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं और ये जो उनका मंत्रिमंडल है, ये भंग हो जाती है, किसी वजह से गिर जाती है, फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। तब ये राज्यपाल, जब कोई नई सरकार यहाँ पे बनेगी तो राज्यपाल को ये सलाह देगी कि जो पुरानी सरकार का विधेयक था उसको आप बंद कर दो, उसको खत्म करो, इस बात को यहीं पे खत्म करो, पुरानी चीजें पुराने टाइम तक छोड़ दो, अब उसको हमारे टाइम पे लेकर के मत आओ। किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में वापस करना भी मंत्री स्तरीय सलाह के आधार पर किया जाना है। हालांकि अतीत में राज्यपालों ने विधेयकों को लौटाने में अपने विवेक का प्रयोग किया है। जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने वाले विधेयक के संबंध में किया था। हालांकि यदि ऐसा विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल उस पर सहमति देगा, उसके लिए यहाँ पे बाध्यकारी हो जाता है। और राज्यपाल कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रख सकता है, वो चीज मैंने आपको पहले बताई है। उसके अलावा वही बताया कि मंत्रिपरिषद सलाह के आधार पर उन विधेयकों को समवर्ती सूची में भी आरक्षित कर सकते हैं जो केंद्रीय कानून के प्रतिकूल, यानी कि केंद्र सरकार ने कोई और कानून बनाया है, अब राज्य सरकार कानून बना रही है, दोनों टकरा रहे हैं, तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। यह केवल दुर्लभ परिस्थितियों में है कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, जहां उन्हें लगता है कि विधेयक के प्रावधान संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे और इसलिए इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वही चीज जो शुरू में मैंने बताई है। सिफारिशें क्या थी, किसकी सिफारिशें? तो जो अभी कमीशन बनी है, जो आयोग बने हैं राज्यपाल को लेकर के, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहला कौन सा है? तो सरकारी आयोग। कि राज्यपाल ना पूरा एक अच्छा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोग को, जैसे मैंने सूचना आयोग पढ़ाया था, कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको भी बनाऊंगा। यहाँ पे सरकारी आयोग के बारे में बात करें, इसका गठन कब किया था? तो 1987 में। इसने प्रस्तुत किया कि यह केवल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों का आरक्षण है और वह भी असंवैधानिकता के दुर्लभ मामलों के तहत, जिसे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के रूप में निहित किया जा सकता है। यानी कि जो सरकारी आयोग था इसने ये सिफारिश की थी कि कोई विधेयक अगर असंवैधानिकता के मामले देखने को मिल रहे हैं, उसमें संविधान के खिलाफ कोई प्रावधान है, तब ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाना ये राज्यपाल का एकमात्र विवेकाधीन का अधिकार है। यानी कि अगर कोई बिल राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उस पर सहमति देना या नहीं देना ये उसके पास अधिकार नहीं है, ये उसका विवेकाधिकार नहीं है। अधिकार तो है, विवेकाधिकार नहीं, यानी कि वो अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अब ये कहे कि अपने मन से वो निर्णय नहीं ले सकता है। जैसा उसको मंत्रिपरिषद कहेगी वैसा ही उसको करना है। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा आ जाता है, कोई विधेयक ऐसा आ जाता है जहां पर संविधान के खिलाफ कोई प्रावधान किया गया, तब यहाँ पे राज्यपाल के पास ये उसका मन करता है कि इस विधेयक को मैं रोक लूं राष्ट्रपति के लिए, तो वो रोक सकता है। तो ये चीज यहाँ पे सरकारी आयोग ने कहा था कि एक मामला है, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे राज्यपाल को कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना चाहिए और अपने विवेक से काम करना चाहिए। ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह के अनुसार अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसने आगे सिफारिश की, किसने? तो यही सरकारी आयोग ने, कि राष्ट्रपति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर ऐसे विधेयकों का निपटान करना चाहिए। यानी कि अगर राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया, किस बेस पे? इस बेस पर कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के प्रावधान से टकराएगा, इस बेस पर अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक भेजा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को ये करना चाहिए कि मैक्सिमम 6 महीने के भीतर इसके बारे में बता दे, तो सहमति दे या फिर इसको सहमति ना दे या फिर इसको पुनर्विचार के लिए लौटाए, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसको 6 महीने के भीतर भेज देना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोके जाने की स्थिति में जहां भी संभव हो राज्य सरकार को कारण सूचित किया जाना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति सहमति रोकते हैं कि ऐसे विधेयक को अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति को यह भी बताना पड़ेगा कि वो सहमति क्यों रोक रहे हैं। ये सिफारिशें हैं किसके द्वारा? तो सरकारी आयोग के द्वारा। पूंछ आयोग जिसका गठन 2010 में हुआ था, इसने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। यानी कि अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है, अब उस पर सहमति देंगे कि नहीं देंगे, अपने विचार के लिए भेजेंगे कि क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेंगे, ऐसा कोई भी कदम उठाना है तो राज्यपाल को 6 महीने के भीतर उठा लेना चाहिए। संविधान में ऐसे संशोधन किया जाना चाहिए कि राज्यपाल के सामने 6 महीने की समय सीमा तय कर दी जाए। ऐसा सिफारिश की गई थी सरकारी आयोग और जो पूंछ आयोग इसके द्वारा। ये सारे आपके कहाँ काम आने वाले हैं? तो ये सारे तब काम आते हैं जब आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि राज्यपाल जो उनके सामने समय सीमा तय कर दी जानी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं। कि देखिए मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान समय में जो राज्यपाल का पद है वो बहुत ही विवादित
पद बनता जा रहा है, खास करके विधेयकों के संबंध में, इसको पारित करने के संबंध में। इस पर आपका क्या विचार है, या फिर इसके पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण दीजिए, हालिया उदाहरण से समझाइए कि कैसे राज्यपाल का पक्ष जो है वो विवादित बनता जा रहा है, राज्यपाल का पद विवादित बनता जा रहा है। तो आप तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब इनका उदाहरण ले सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और क्या क्वेश्चन बनेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब से सिंपली पूछेगा कि जो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 वालों किसको दिया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को संयुक्त रूप से दिया गया। बस इतना याद रखिएगा। और अगर कभी पूछे कि किसके लिए, तो कोविड-19 से संबंधित चीजों के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए। यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका नाम है नदी जीबीर नोटबुक, यानी कि इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं, बंगाली भाषा में लिखी गई। इसका नाम है नदियों पर नोटबुक। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023 पुरस्कार दिया गया है। ये बंगाल के लेखक है, इनका नाम है सुप्रतिम कर्माकर। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, छोटी सी तो न्यूज है। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियों के बारे में चर्चा की, इस बुक के बारे में क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे अजो और अंजना नदी हो गई, आलोकनंदा और इचामती हो गई, इसके साथ गंगा, चूड़ी और तीस्ता के साथ साथ लुप्त हो चुकी कुछ नदियों का भी उल्लेख किया गया है। बांधों के निर्माण से संबंधित इसमें बातें की गई है। जल विद्युत परियोजना और नदियों के किनारे कटाव सहित कई सारे मुद्दे उठाए गए इसमें। उसके अलावा बताया कि जो नदियों की पारिस्थितिकी के साथ साथ उनके तटों पर रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित मानचित्र, तस्वीरें और चार्ट आदि भी शामिल किए गए इसमें। अब देखिए, ऐसी चीजों का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये पुरस्कार किसको दिया गया। तो चलिए, वो तो क्वेश्चन आपका हो गया वन लाइनर का, या फिर प्रीलिम्स का, या फिर स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के लिए। और ऐसी चीजों का यूज आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर कोई नदी के बारे में बात आती है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं ना कि अभी हाल ही में, आप इससे ही भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं कि अभी हाल ही में नदियों के ऊपर लिखित एक पुस्तक, इसका नाम पुस्तक का लिख सकते हैं। नदी जीबीर नोटबुक को चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, उसको पुरस्कृत किया गया है। साहित्य सम्मान बार बार याद आ रहा था, तो इसे सम्मानित किया गया। और इस नाते ये चीजें हैं। और आप कहीं अपने आंसर राइटिंग में कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कई मेन पॉइंट में आप इसको यूज कर सकते हैं कि इससे जुड़ी कुछ बुक है, नदियों से जुड़ी कुछ किताबें हैं जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ये होता है स्मार्ट वे। अगर आप मान लीजिए उन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, आप इस किताब का नाम इंक्लूड करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसी किताबों का नाम अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते होंगे। तो आपका उत्तर अपने आप अलग दिखेगा। यहाँ पे बात करें मिस यूनिवर्स 2023 के बारे में, ये कौन बनी है? तो शिनिस प्लासियोस। ये कहाँ के हैं? निकारागुआ के हैं। और पिछले साल कौन था? तो पिछले साल आप सभी को पता होगा, आरबोनी गैब्रियल थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो अल सल्वाडोर में इसका आयोजन किया गया था, और ये 72वां संस्करण था। बाकी इतना पूछता यूपीएससी तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, पर जो स्टेट पीसीएस है, वनडे एग्जाम है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मिस इंडिया श्वेता शारदा ने टॉप 20 प्रतिभागियों की लिस्ट में जगह बनाई, यानी कि टॉप 20 में आई है, जो हमारी तरफ से गई थी, इंडिया की तरफ से, श्वेता शारदा। अगर आप लोग क्या हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक न्यूज बताई थी क्विंटन डिकॉक के बारे में, कि एक वर्ल्ड कप के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले विकेट कीपर बन गए थे क्विंटन डिकॉक। और यहाँ पे अगर हम भारत के स्तर पर बात करते हैं तो केएल राहुल साहब बन गए। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले राहुल द्रविड़ साहब थे। तो अभी इनको बीट करते हुए केएल राहुल साहब बन गए हैं। इन्होंने 16 कैच लिया और एक स्टंपिंग किया, और इस तरीके से टोटल 70 डिसमिसल करने वाले, सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले भारतीय विकेट कीपर ये बन गए केएल राहुल। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीते, और ये इनकी 18वीं जीत है, और ये ऐतिहासिक जीत है। इस तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखा है। 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप ने गोल्ड जीता है। अब देखिए, कई बार ये पूछता है ना कि ये पर्टिकुलर खिलाड़ी जो है वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप किससे जुड़े हुए हैं? शूटिंग से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। बाकी ये बताने वाले न्यूज तो है नहीं, इसके बारे में क्या ही बताया जाए, इसके बारे में तो सारा देश जानता है हमारा। अगर आप लोग को याद हो तो अभी कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में। ये उसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, ये आज ही के द हिंदू में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे रोड सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है, और कैसे मौतें होती हैं, कितना ज्यादा मौतें होती है, सारी चीजें बात की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसे बात करें कि भारत की सड़कें आवागमन और संपर्क, परिवहन और यात्रा के एक विशाल और बढ़ते अवसर का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे देश के आधुनिकीकरण और प्रभावशाली आर्थिक प्रगति के साथ साथ चलते हैं। इस संदर्भ में भारत के पास मजबूत हेलमेट उत्पादकों, कार निर्माताओं, बड़े तकनीक और बड़े सड़क निवेश के साथ एक मजबूत सड़क सुरक्षा प्रबंधन ढांचा बनाने के कुछ बेहतरीन अवसर हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल भारत में सड़क पर लगभग 3 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान है, और ये प्रत्येक घंटे में 34 से अधिक लोगों के बराबर, यानी कि प्रत्येक घंटे में लगभग 34 लोगों की मौतें होती है सड़क दुर्घटना के नाते हमारे यहाँ पे। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन परिवर्तनकारी चोटों का सामना करने वाले लोगों की संख्या इससे भी कहीं अधिक है। यानी कि कई बार एक्सीडेंट होता है, कोई लगातार जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए, ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, मौत से भी कहीं ज्यादा।
और इसके अलावा ये गंभीर आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलता है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की लागत राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 से 7% तक देखने को मिलती है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक समस्या बनी हुई है और हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में सड़क पर होने वाली हर 4 मौत में से लगभग एक भारत में होती है। प्रत्येक एक मौत जो भारत में है, यानी दुनिया में अगर 4 मौत हो रही है सड़क एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से, तो उसमें से एक मौत भारत में होती है। सिंपल सी बात है। अभी 19 नवंबर को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया था और इसी के नाते आर्टिकल चर्चा में, क्योंकि 19 नवंबर कल था और ये दिवस मनाया गया था और आज 20 नवंबर, तो इसी को लेकर के एडिटोरियल आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटना होती है उसको रोकने के लिए, उससे जो चिंताजनक चीजें देखने को मिले, आंकड़े मिले, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो तत्काल समन्वित और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके लिए सड़क सुरक्षा उपायों में रणनीतिक निवेश हो गया, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामूहिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होगी। आखिरकार हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से सड़क उपयोग करता है। उसके अलावा कह रहे कि अभी सरकार के द्वारा जारी जो रिपोर्ट आई थी, भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार 2022 भारत में यातायात दुर्घटनाओं के लिए सबसे घातक वर्ष रहा था। अब ये कह रहे कि हम बेहतर सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कदम उठा सकते हैं जिसके द्वारा मौतें कम की जा सकती हैं, जिसके द्वारा दुर्घटना में होने वाली जो लागत है उसको कम किया जा सकता है, जिसके द्वारा दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर कोई 4 व्हीलर से चल रहा है तो इनको क्या करना चाहिए। एक तो ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट होता है और उसके साइड में जो बैठा रहता है उसके लिए सीट बेल्ट होता है। जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य करना चाहिए, उनको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। उसके अलावा कह रहे कि जो मान लीजिए मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, तो जो आगे चला रहा है सिर्फ वही हेलमेट लगाता है जनरली, जो पीछे बैठा है उनको भी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, उनको भी हेलमेट लगाना चाहिए, ये सुझाव दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीट बेल्ट पहनने से ड्राइवरों और आगे की सीट पर बैठे लोगों के बीच मृत्यु का जोखिम 45% से लेकर के 50% तक कम हो जाता है और पीछे की सीट पर बैठे लोगों के बीच मृत्यु और गंभीर चोटों का जोखिम 25% तक कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल चालकों के साथ उनके पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे मैंने आपको पहले बताई। हेलमेट का सही उपयोग से घातक चोटों के जोखिम में 42% की कमी देखने को मिलती है आपको। दरअसल कमजोर सड़क उपयोगकर्ता जिनमें पैदल यात्री हो गए, साइकिल चालक हो गए और दोपहिया वाहन सवार शामिल हैं, भारत में सड़क पर होने वाली मौतों में से लगभग 3/4 के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि 3/4 मौतें इन लोगों की होती है जो पैदल चल रहे होते हैं, साइकिल से चल रहे होते हैं या दोपहिया वाहन से चल रहे होते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, ट्रक आए एक झटके में मार के निकल गया, 4 लोग निपट गए। 2 लोग बाइक से जा रहे थे, ट्रक आए पीछे से ठोक के चला गया, बस आए ठोक के चले गई, कोई भरोसा ही नहीं है। एक बार तो मेरे सामने इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मतलब यार देख के सदमे में चला गया था, इतना बुरा। वो सर का जो पूरा पार्ट होता है ना, समझ लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े में पिस गया था, जैसे अगर कोई मिक्सर में मसाला पीस के निकाल दे ना मिक्सी में, एकदम सेम टू सेम कंडीशन थी। पता नहीं चल रहा था कि डेड बॉडी वो लड़के की है फिर लड़की की है। फिर उनके जो बाल थे वो काफी ज्यादा से बिखरे थे ना, बड़े बड़े, तब सबको लगा कि अच्छा ये लड़की की बॉडी। और जो उनके साथ लड़का था वो छटक के बहुत दूर गया था, पुलिस वाले उसकी खोज कर रहे थे कि वो है कहाँ पे। मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट था यार। और ऐसे 2-3 एक्सीडेंट मैं देख चुका हूँ जिसको देख के फिर रात भर नींद नहीं आई, बल्कि कई दिन तक वो चीज दिमाग में चलती रही। ऐसे एक बार मैं खुद बाइक से आ रहा था और मेरे आगे एक चल रहे थे, वो भी लेडीज बैठा हुए थे और बस वाली गवर्नमेंटेड बस थी, उसने बाइक को ठोका और वो छटक गई पूरी बाइक। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, पर फिर भी वो एक्सीडेंट तो हुआ ना, चोट लगी ना। और वो जो उनका चप्पल था वो तो पता नहीं छटक के कहाँ गया, चप्पल तो नजर ही नहीं आया। और पीछे एक बुजुर्ग थे, वो साइकिल से चल रहे थे, वो बेचारे गिर गए। अब वो बुजुर्ग थे तो उठ नहीं पा रहे थे बस में लड़ने के नाते, फिर उनको हम लोग उठाया बिठाया साइड में, बाकी फिर मैं घर आया। तो ऐसे कई बार हमारे सामने, और मेरे ख्याल से आप में से भी किसी ना किसी के सामने ये घटना जरूर हुई होगी, बल्कि मैक्सिमम लोग ने ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर देखी होगी। और पिछली सीट पर बिना बेल्ट के बैठे यात्रियों को टक्कर लगने पर न केवल खुद को बल्कि आगे की सीट पर बैठे लोगों को भी खतरा होता है। तेज गाड़ी चलाना, यानी कि स्पीड बहुत अधिक होती है, इसके नाते भी एक्सीडेंट होते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना, उसके नाते भी एक्सीडेंट होते हैं। इन सब चीजों को रोका जा सकता है। मोबाइल पर गाड़ी चलाते समय भी एक्सीडेंट होते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें चाहे मैं आर्टिकल में लिखूं चाहे ना लिखूं, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप कॉमन सेंस लगा के सोचोगे भी ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यार कितना स्पीड में चल रहे हैं, उस नाते एक्सीडेंट हो गया। मोबाइल पे बात कर रहे थे, ध्यान तो मोबाइल पे पूरा, या फिर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है कि देखो हम गाड़ी चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और पता चला कि सामने से कोई ठोक के निकल गया, पीछे से कोई ठोक के निकल गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो वही सारी चीजें हैं। देखिए जो एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार की, उसमें बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 70% मौतों का जिम्मेदार कौन है, तो तेज गति, यानी कि स्पीड। अच्छा एक ट्रेंड सा बन गया ना कि स्पीड में गाड़ी चलाओ और फिर हीरो बनो, वो करो, स्टंट दिखाओ, तो फिर वही होता है, निपट भी जाओगे। सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी सड़कें सुरक्षित स्थिति में नहीं है। हालांकि हाल के वर्षों में सरकारी कार्यक्रमों में तेजी से सुधार हुआ और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जागरूकता अभियान, जैसे कि सड़क सुरक्षा के लिए नया संयुक्त राष्ट्र वैश्विक अभियान #मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शामिल हैं, मशहूर हस्तियों के व्यवहार में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इधर हो जाएगा,
मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नया संयुक्त राष्ट्र अभियान जो है हैशटैग मेक सेफ्टी स्टेटमेंट, इसको भी शामिल किया गया है। और जो मशहूर हस्तियां जैसे मान लिया कोई हमारे स्टार हो गए, कोई प्लेयर हो गए, अब मान लीजिए विराट कोहली जी हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, इस तरीके से अक्षय कुमार हो गए, मतलब जो भी बड़े बड़े स्टार हैं इनसे भी ऐड कराया जा सकता है, इनसे भी इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये लोग कहाँ बिजी हैं? बोलो जुमा केसरी में बिजी है, कोई कमला पसंद में बिजी है, कोई मतलब वो प्रचार कर रहा है उल्टा सीधा, इन सारी चीज़ों में बिजी है। लोग क्यों हमारी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे? पर हम अभी भी इनको अपना हीरो मानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई करने की बात कह रही है कोई नई बात नहीं, 2015 में जो एसडीजी बनाए गए थे, टोटल एसडीजी कितने बताइए जरा आप लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, उसके बारे में बात कर रही है। तो इसमें भी टारगेट रखा गया था। ये टारगेट कौन सा था? 3.6। इसमें क्या टारगेट रखा गया था कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य है, और सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, अधिक किफायती और अधिक सुलभ बनाने का आह्वान 11.2 वाला जो टारगेट है इसमें शामिल किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि 1 हो गया, 2, 3, इस तरीके से टोटल 17 किया गया है। तो जो 11 है ना, इसमें भी बांटा गया 11.1, 11.2, 11.3, इस तरीके से बांटा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको 3 देखने को मिले, 3.8, 9, इस तरीके से बांटा गया है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का कार्यान्वयन और सड़क दुर्घटनाओं से बढ़ा हुआ डेटा संग्रह प्रभावशाली उपाय हैं जो विशेषज्ञों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे कि दुर्घटनाएं कहाँ और क्यों हो रही हैं, और इसलिए उन्हें कैसे काम किया जाए। यानी कि जो हमारे विशेषज्ञ जो नीति निर्माण करते हैं उनको ये एक मोटा मोटा आंकड़ा मिल जाए, उनको एक अनुमान मिल जाए कि दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उसको कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीजें। उसके अलावा बात करें कि जो राजधानी है यानी कि हमारी जो नई दिल्ली है, ऐसे प्रमुख शहरों में पुलिस यातायात प्रवाह को बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है? तो तकनीकों का उपयोग कर रही है। तो हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित हेलमेट तक पहुंच बढ़ाने में मदद करने के लिए विशेष दूत ने भारत सहित $20 से कम कीमत में लागत वाले हवादार संयुक्त राष्ट्र मानक हेलमेट का उत्पादन करने के लिए हेलमेट उत्पादकों के साथ काम किया है। यानी कि ऐसा जो सस्ता भी हो लेकिन टिकाऊ भी हो, अच्छा भी हो। ऐसा नहीं कि सस्ते के नाम पे कुछ भी हेलमेट ले आए, बस पुलिस से बचना है। हमारे यहाँ पे हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि उनको सेफ्टी चाहिए, हमारे यहाँ पे हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि उनको पुलिस से बचना है, हमको पुलिस को पैसा ना देना पड़े, चालान न कटे, इसलिए लगाते हैं। तो उनका जो 500, मान लीजिए कितना कटता होगा, 500, 1000, 2000, चलो मान लीजिए कि 5000 करता होगा चलान, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया, ठीक है, चलो मान लिया 5000। इस 5000 की कीमत आपकी जिंदगी से ज्यादा है। आप हेलमेट नहीं लगाते हो, किस लिए? भाई आपको लगता है हीरो बनना है, हेलमेट लगा के अच्छा नहीं लगता, ये होता है वो होता है, बाल खराब हो जाता है। अबे भाई सुधर जाओ यार, टाइम है अभी। पता चला किसी दिन जान चलेगी ना, फिर वो हेलमेट और 5000 रुपये रखा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे तो जो लोग हेलमेट लगाते हैं वो पुलिस से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं लगाते हैं। और कभी भी आप फील करना, जो भी लोग बाइक चलाते होंगे, जब आप हेलमेट लगा के बाइक चलाते हैं ना, तो आपके आंख और जो सर है वो पूरी तरीके से सेफ रहता है, उतनी थकान भी फील नहीं होती है। और अगर आप वही नॉर्मली बिना चश्मा लगाए और बिना हेलमेट लगाए चलाते हैं, तो आप देखें कि आपको थकान थोड़ी ज़्यादा फील होती है, क्योंकि आँख में पूरा कचरा सा जम जाता है और सर में भी पूरा वही हालत होती है, तो सर और आँख थोड़ी भारी हो जाती है। जबकि आप हेलमेट लगा के चलाते हो तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं सुना सुनाया नहीं बोल रहा हूँ। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा, अलग-अलग काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो भी सड़क दुर्घटना है ये अलग-अलग राज्यों में इसका रेट अलग-अलग देखने को मिल सकता है, इससे होने वाली मौतें अलग-अलग देखने को मिल सकती है। उसके पीछे वजह भी बहुत सारी है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है वो अलग हो सकता है, स्पीड की लिमिट आपने कितनी तय कर रखी है वो अलग हो सकती है, और आपातकालीन सुविधाएं कितनी अच्छी है वो अलग हो सकती हैं, आपके पास एम्बुलेंस पहुंचने में कितना समय लग रहा है वो अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो अलग-अलग राज्यों वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित। उसके अलावा कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रैफिक को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, जहाँ पे सबसे कम दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं, और सबसे कम मौतें होती है। तो ऐसे देश को देखिए, उनसे सीखिए और फिर उसको अपने देश के हिसाब से परिवर्तित करके लागू कीजिए। जैसे हमने संविधान के बहुत सारे प्रावधान अलग अलग देश से देखे, सीखे, समझे, और उसके बाद अपने देश के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके उसको लागू कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है। सड़क सुरक्षा एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है, लेकिन इसे संबोधित करने से होने वाले लाभ उतने ही गहरे हो सकते हैं। हमें एक व्यापक सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दूसरे दशक 2021 से लेकर के 2030 में परिकल्पना की गई है, और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का पूर्ण कार्यान्वयन करना चाहिए। उसके अलावा कह रहे कि अगर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को हम बचाते हैं तो ना वो हमारे लिए महामारी से कम नहीं होगा। मतलब जैसे कोविड-19 आया, उसमें जान गई लोगों की, तो हमारा ध्यान बहुत ज्यादा गया, लेकिन जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत है उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जो कैंसर से होने वाली मौत है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आंकड़ा बिखरा हुआ है, और जब उसको समेट के लाते हैं तब पता चलता है कि बहुत ज्यादा हो गया। और इसी तरीके से कह रहे कि अगर सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से हम बचा लेते हैं, सड़क दुर्घटनाएं कम से कम होती हैं, तो वो सिर्फ एक तरीके से समाज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। अब जो हमारे जीडीपी का 5 से 7% सड़क दुर्घटनाओं के नाते लॉस होता है, तो ये 5 से 7% बचेगा ना हमारा। और ये 5 से 7% बचने का मतलब जब जीडीपी की तुलना में देखेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, कोई 100-200 रुपए की बात नहीं है, ठीक है, अरबों की बात हो जाती है फिर यहाँ पे। तो हमारी जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ेगी, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको आर्टिकल पसंद आए होंगे, आज के बहुत अच्छे आर्टिकल थे, और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं,
या जो भी करना चाहें कमेंट करिए। और देखिए आप लोग का कमेंट ही है ना जो मुझे और ज़्यादा हिम्मत देता है, जो मुझे मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ पढ़ाओ, बंद मत करो, या फिर बच्चे इतना मेहनत कर रहे हो तो फिर मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप लोग, आप में से किसी की भी भावनाएं मेरी मेरी वजह से आहत हुई हैं, जैसे कि एक लेक्चर शुरू में था मोदी जी वाला, उसके नाते, या फिर जो हलाल और हराम वाला कॉन्सेप्ट था उसके नाते, अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगता हूँ। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं, किसी की भावनाएं या किसी की धार्मिक परंपराएं जो हैं, धार्मिक मान्यताएं जो हैं, उसके ऊपर मैं उंगली उठाऊं, ऐसे मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है। और ये चीज़ ठीक भी नहीं है। मेरा यही मानना है कि सबकी अपनी अलग धार्मिक प्रथाएं हैं, सबका अलग मानना है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। वो आपका व्यक्तिगत मामला है, धर्म जो व्यक्तिगत मामला है, उसको लेकर के कोई ऐसे उल्टी सीधी बात करना ठीक बात नहीं है, मेरा पर्सनली मानना है। तो अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, दिल से सॉरी। और यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी। अब सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद।